हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि मुख्यतः राष्ट्रीय आंदोलन में जो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें सबसे अधिक प्रश्न अगर कहीं से आते हैं तो वह गांधी युग से प्रश्न आते हैं। और गांधी युग में मैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर आपके बीच आया हूँ। तो आप लोग शुरुआत से अंत तक अगर देखेंगे तो यकीनन आपको इस वीडियो को देखते देखते और सुनते सुनते काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से वह सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, गांधी युग जब पढ़ते हैं तो गांधी युग में आप सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बैकग्राउंड को, उनके पृष्ठभूमि को जानें ताकि आप आगे अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी को आज हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण टॉपिक को, इनके पृष्ठभूमि को, कि सबसे पहले इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही, गांवों में ही हुआ था। और इनके पिताजी करमचंद गांधी थे, पुतलीबाई इनकी माताजी थी, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। और इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी बनी, उनका भी उम्र 13 वर्ष ही था, यानी एक तरह से बाल्यावस्था में ही इनकी शादी हो गई थी। तो दोस्तों, ये इनका जीवन परिचय था। और आगे फिर जब इनकी पढ़ाई गाँव से आगे बढ़ी तो यह इंग्लैंड चले गए और वहाँ बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 1889 ईस्वी से 91 ईस्वी 1889 से 91 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी वकालत की पढ़ाई यह इंग्लैंड में किए। तो दोस्तों, याद रखेंगे सन ईस्वी को। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में ये चले गए। 1893 ईस्वी में जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में किए, इसके बाद इनसे एक भेंट होती है जो मुस्लिम व्यापारी हैं दादा अब्दुल्ला। याद रखेंगे, दादा अब्दुल्ला के अनुरोध पर, दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे, उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि गांधी जी को अपने केस के बारे में लड़ने के लिए कि मेरा केस आप देखें और दक्षिण अफ्रीका चलें। इनके अनुरोध पर दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो छवि बनी इनकी राष्ट्र नेता के रूप में, तो वह छवि के बैकग्राउंड में अगर देखते हैं तो काफ़ी इनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। वो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मेरिट्सबर्ग एक जगह है, वहाँ रेल कांड होता है। गोरे और काले का काफ़ी भेदभाव देखा जाता है। गांधी जी के मस्तिष्क पर इसका काफ़ी असर पड़ता है और उस ट्रेन जो डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मेरिट्सबर्ग में गांधी जी को रेल से उतार दिया जाता है। गोरे और काले के बीच भेदभाव के कारण गांधी जी यह प्रण लेते हैं कि इसे मैं समाप्त करके रहूँगा। और दक्षिण अफ्रीका में भी इनका एक तरह से आंदोलन का स्वरूप तैयार होता है और वहाँ भी इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1894 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही इन सब घटनाओं को, गोरे और काले के बीच जो भेद था, इस विरोध को दूर करने के लिए गांधी जी प्रण लेते हैं और नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना 1894 ईस्वी में, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया और वो दक्षिण अफ्रीका में, तो याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं।
1893 के बाद गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। याद रखेंगे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, गांधी जी इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। सत्याग्रह का प्रयोग मतलब सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन, यानी सत्य और अहिंसा पर बिना हिंसा के हम अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए और उस संघर्ष के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जो 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक इन्हीं के द्वारा, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और यह दक्षिण अफ्रीका में ही लिखा गया था। तो आप सभी इन सभी जो ईस्वी है इसको याद रखेंगे। कई एग्जाम्स में 67वीं बीपीएससी का एग्जाम्स और सीडीपीओ का एग्जाम्स का डेट क्लियर हो चुका है, आप सभी जानते हैं। इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है और कई एग्जाम्स में, विभिन्न परीक्षाओं में भी इन सभी से सवाल आते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि गांधी युग जो भारत में प्रारंभ होता है, ये जो अभी मैंने बताया था, पहले उनके जन्म के बारे में पृष्ठभूमि, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन और क्या क्या पुस्तक प्रकाशन किया, कौन सा अखबार प्रकाशन किया गया था और वहाँ पे जो घटनाएं घटी उसके बारे में मैंने बताया। अब दूसरे फेज में हम आते हैं कि इनका गांधी युग जो भारत में, गांधी युग जो भारत में 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक स्वाभाविक है कि राष्ट्र के आंदोलन में गांधी जी का अग्रणी और सराहनीय योगदान रहा है, जिसके कारण जब इस युग को पढ़ते हैं तो सभी अधिक प्रश्न भी यहीं से आते हैं और संभावनाएं बनी रहती है। तो आप लोग दोस्तों इस कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो गांधी युग से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों इसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। भारत वापस आ जाते हैं कौन? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। जब भारत आगमन होता है तो गांधी जी 1915 में, और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब भारत वापस आते हैं, याद करें दोस्तों, इसी 9 जनवरी के कारण जब भारत वापस आए थे और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, इसीलिए चूँकि गांधी जी वापस भारत आए थे 9 जनवरी को, इसी कारण से और प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाए जाते हैं। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दोस्तों जब यह आए थे उसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इनका भारत वापसी हुआ था और उस समय गांधी जी का कहना था कि हम भारत के लोग सेना में भर्ती होना चाहिए और साथ देना चाहिए। तो इसीलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा भी दी गई थी। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, भर्ती करने वाले सार्जेंट किसको कहा जाता है? तो गांधी जी को कहा जाता है। दोस्तों 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी जी के द्वारा ही साबरमती की स्थापना की जाती है अहमदाबाद में। इसके बाद दोस्तों जो भारत में अगर पूछा जाता है कि पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह कब किया गया था, भारत में अगर पूछा जाता है गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कब किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917। लेकिन अगर यह पूछा जाता है कि अपने जीवन में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था, तो वह कहेंगे 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है। 1917 में भारत में चंपारण सत्याग्रह पहली बार गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और यह किस लिए? राजकुमार शुक्ल के, याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर उनके द्वारा बताया जाता है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा है, यानी 3 कट्ठे में जो कर लिया जाता, नील की खेती जबरन कराया जाता था, तो 3 कठिया प्रथा के विरोध में राजकुमार शुक्ल के कहने पे उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और यह चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता भी मिलती है और इनकी बात को माना जाता है और यह 3 कठिया प्रथा बंद हो जाता है। तो पहली सफलता यहाँ गांधी जी को मिली। इसके बाद दोस्तों 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मीर मजदूरों के साथ आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया। वहाँ भी मजदूरों के साथ समस्याएं थी, उनके
उस जो उनका शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया और यहाँ भी काफ़ी हद तक सफलता गांधी जी को मिली। इसके बाद दोस्तों 1918 ईस्वी में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लें दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आते हैं और ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सभी जानते हैं कि गांधी जी का काफ़ी जो सकारात्मक रवैया था और सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन होता था, उन सभी में एक सबसे महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों काफ़ी, असहयोग आंदोलन अगर हम आगे बात करते हैं तो 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था और गांधी जी के द्वारा ही वहाँ नागपुर अधिवेशन में 9 दिसंबर 1920 ईस्वी में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। किस चीज़ का प्रस्ताव पारित, याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 ईस्वी में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कर दिया गया। और इसी आंदोलन को जब गोरखपुर के चौरा चौरी कांड होता है, वहाँ थाने को जला दिया जाता है और उसमें थाना प्रभारी को भी आप जानते हैं कि आँच आती है, और जब चौरा चौरी कांड हो जाता है तो गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। इसी कारण एनी बेसेंट ने कहा था कि यह मूर्खतापूर्ण विरोध है। तो इसलिए दोस्तों चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, आप याद रखेंगे। और इस कांड के कारण 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। कई राष्ट्र के नेता थे जो गर्म दल के थे, उन सभी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित करने पर विरोध किया गया कि बीच में आपको आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। चूँकि जब पिक आंदोलन होता है, अंग्रेजों के विरोध में हो रहा था, तो सभी लोग साथ दे रहे थे, लेकिन अकस्मात चौरा चौरी कांड होता है और गांधी जी समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक आप इसे जरूर याद करेंगे। जब 20 और 22 में ये हुआ, इसके बाद जब गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया, तो फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य है कि विधान पार्षदों में हम जाएं और विधान पार्षदों में जाने के बाद हम उसमें बढ़ चढ़कर अपनी बात को रखें। स्वाभाविक है दोस्तों, बढ़ चढ़कर भाग लेना और उसमें अपनी बात को रखना इन पार्टियों का उद्देश्य था। लेकिन हुआ क्या, पुनः गांधी जी और दास के बीच एक पैक्ट होता है, गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1924 ईस्वी में, और फिर उसमें समझौता होती है और फिर हम लोग राष्ट्र के आंदोलन में आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद हम असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी का जो इसके बाद इम्पोर्टेंट एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, अमूमन यह आंदोलन 1930 और 31 ईस्वी में फर्स्ट फेज में हुआ, लेकिन यह आंदोलन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक हुआ था। तो पहला हम देखते हैं 1930 और 31 ईस्वी के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण कि हम विनय नहीं करेंगे और अवज्ञा आंदोलन करेंगे। यानी गांधी जी के द्वारा उस समय जो शासन था इरविन के समक्ष था, तो 1930 ईस्वी में 11 सूत्री मांगों को रखा गया और 11 सूत्री मांगों को ठुकरा दिया गया। तो दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च होता है। नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, नमक कानून तोड़ो के नाम से जाना जाता है। और 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक गांधी जी के नेतृत्व में पैदल यात्रा की जाती है, दांडी मार्च की जाती है, दांडी तक की यात्रा की जाती है। इसमें 78, कहीं कहीं आपको 79 भी हो जाएगा, यानी 78, 79 सहयोगियों के साथ 241 मील दूरी तय किए। और बाद में इसमें इतने सहयोगियों के साथ जब पैदल यात्रा किए, बाद में बढ़ चढ़कर महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा शामिल हुआ और उन सभी के सहयोग से दांडी मार्च सफल हुआ। इसके बाद दोस्तों दांडी मार्च के बाद भी इनकी बात को नहीं माना गया और 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है और उन तीनों सम्मेलन में गांधी जी
पहले सम्मेलन में भाग नहीं लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए, क्योंकि इनकी बातों को नहीं माना गया। एकमात्र ऐसे नेता थे भारत से जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधित्व करने वाले, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और गांधी जी के द्वारा मात्र 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, आप लोग याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कई एग्जाम्स में पूछा गया है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और फिर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी बी.आर. अम्बेडकर के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट काफ़ी फेमस रहा है दोस्तों, काफ़ी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यह 26 सितंबर 1932 को, और इसमें 71 सदस्यों से बढ़ाकर 147 किया गया। तो दोस्तों पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच होता है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। आप जानते हैं पूना पैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिटेल काफ़ी समय उसमें लग जाएगा दोस्तों। पूना पैक्ट गांधी जी आमरण अनशन तक कर दी अपनी बात को मनवाने के लिए, और अंततः इनकी बात को मानना पड़ा था। तो दोस्तों पूना पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, और विनोबा भावे जब प्रारंभ किए, इसमें दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और 1940 ईस्वी में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसे दिल्ली चलो के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और यह दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। और यह सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसको आप देखेंगे। इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व के रूप में महात्मा गांधी का नारा था करो या मारो, करो या मरो। और एक तरह से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का यही नारा था। और दोस्तों यह जब आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 ईस्वी में, तो 8 अगस्त और ऑपरेशन जीरो आवर, और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और जितने भी अग्रिम पंक्ति के नेता थे उन सभी को जेलों में डाल दिया गया था। और गांधी जी को आगा खां पैलेस के जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों इनको बंद कर दिया गया था, नेतृत्व विहीन हो गया था। लेकिन दूसरे पंक्ति के जो नेता थे उन सभी के द्वारा इस आंदोलन को फिर चलाया गया, और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। और इसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु भी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया। गांधी जी का तो मैंने कोशिश किया कि एक ही वीडियो में गांधी युग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, इम्पॉर्टेंट जो कुछ पार्ट था उसको मैंने सेलेक्ट किया था, कलेक्ट किया था, और एक ही वीडियो में कोशिश किया कि आपको एक जगह में इकट्ठा कर आपको कलेक्ट कर दे सकूं। तो दोस्तों ये सभी आप याद करेंगे और ज़रूर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों गांधी युग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपको एक समरी के रूप में मैं दिया हूं, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में, याद रखेंगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, मैंने बताया था 1906 ईस्वी में। गांधी जी पहली बार कब जेल गए? तो आप याद रखेंगे 1908 ईस्वी में। इसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? 1916 ईस्वी में, याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन वापस स्थगित जो किया गया 22 ईस्वी में। कांग्रेस की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार गांधी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
निर्वाचित हुए थे, यानी इनका चयन किया गया था, और वह बेलगांव के अधिवेशन में, याद रखेंगे बेलगांव के अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ और है, दांडी यात्रा मैंने बताया था अभी कि मार्च से अप्रैल के बीच में 1930 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद गांधी युग से जुड़े जो कुछ और है मैं उसको आपके बीच रख रहा हूं। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी मैंने बताया था 1930 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी एकमात्र भाग लिए थे 1931 ईस्वी में, पूना पैक्ट अभी मैंने बताया था 1932 में, और एक हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया 1932 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। दोस्तों इन सभी को आप याद रखें एक समरी के रूप में, और गांधी जी का जन्म याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869, और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट आपके लिए था, और मैंने कोशिश किया एक ही जगह आपको सेलेक्ट करके मैं आपके बीच रखूं, और एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं देने जा रहा हूं दोस्तों, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। दोस्तों एक YouTube चैनल जहां गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी है पटना में, पटना कॉलेज के सामने गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी काफ़ी प्रतिष्ठित और समर्पित संस्थान है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन आप तैयारी कर रहे हैं या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो इच्छुक छात्र हैं पटना में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छे फैकल्टीज हैं, काफ़ी समर्पित टीचर हैं, और काफ़ी अनुभवी सभी शिक्षक हैं, सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि पटना में रहकर अच्छे संस्थान में दाखिला लेकर, नामांकन लेकर और बेहतर मार्गदर्शन में तैयारी करें, तो गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप ज़रूर जाकर जुड़ें। आप वहां पढ़कर देखें, अगर आपको बेहतर लगे, बेहतर तो लगना लाजमी है, क्योंकि हम लोगों ने भी उनका रिव्यू किया, बहुत अच्छे टीचर हैं वहाँ। एक्चुअली हम लोग भी मेंटर के रूप में काम करते हैं, बीच बीच में हम लोग को जो समय मिलता है हम लोग भी वहाँ जाते हैं और आपको गाइड करते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं। और सफल कैसे हो सकता है स्टूडेंट एक बेहतर मार्गदर्शन के तरीके से, चूँकि बहुत सारे संस्थान को आपने देखा होगा, चयन करने में आपको कठिनाई होगी। हम लोगों ने एक माध्यम के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में उस संस्थान को देखा है। तो आप सभी जो इच्छुक होंगे गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी संस्थान में ज़रूर जुड़ सकते हैं। वहाँ एडमिशन ओपन है, टेस्ट सीरीज की व्यवस्थाएं हैं, तो वीकली टेस्ट भी होता है, अल्टरनेट टेस्ट भी होता है, जो पढ़ाया जाता है उसका भी टेस्ट होता है, और मॉडल सेट की भी टेस्ट की ली जाती है। तो दोस्तों आप लोग अगर इच्छुक हैं तो गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी से संपर्क जरूर कर सकते हैं। और गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। वहाँ टीचर आते हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वहाँ संपर्क करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर को आप लोग नोट कर लें और वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मैं नोट आपको कर लें दोस्तों। नंबर है दोस्तों 7061 8485 75। रवि रंजन, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस संपर्क सूत्र से आप मिल सकते हैं, और जो भी आपकी इंक्वायरी हो, जो भी पूछताछ हो, इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों
गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी को भी आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से भी आप लाभ ले सकते हैं। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।